हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक रिससिटेशन के बारे में, जिसे नियोनेटल रिससिटेशन के नाम से भी जाना जाता है और इसे बच्चों के लिए सीपीआर टेक्निक भी कहा जाता है, यानी बच्चों में सीपीआर देने की प्रक्रिया भी कहा जाता है, जिसे अपन कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में शिशु में पुनर्जीवन प्रक्रिया कहते हैं। यानी जो पीडियाट्रिक रिससिटेशन होता है, जिसे नियोनेटल रिससिटेशन भी कहा जाता है और सीपीआर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो क्या होता है ये, इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है और उसके लिए क्या क्या की जाती है और इसकी क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, तो उस सभी के बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो यानी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवजात शिशु की बाह्य वातावरण में स्थिति का पता लगाने के लिए जन्म के 1 मिनट बाद अबगार स्कोरिंग किया जाता है, जिसका मिनिमम स्कोर 0 तथा मैक्सिमम स्कोर 10 होता है। यानी जो नवजात शिशु होता है उसकी बाह्य इन्वायरमेंट में यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंडीशन का पता लगाने के लिए जन्म के 1 मिनट बाद क्या किया जाता है, अबगार स्कोरिंग किया जाता है, जिसका मिनिमम स्कोर तो 0 होता है और मैक्सिमम स्कोर 10 होता है। अगर इस समय नवजात शिशु का अबगार स्कोर 4 से कम आता है तो उसे विशिष्ट देखभाल, यानी जो बच्चा होता है उसका अबगार स्कोर यदि 4 से कम आता है तो उसे विशिष्ट देखभाल यानी नियोनेटल रिससिटेशन की आवश्यकता होती है और नियोनेटल या पीडियाट्रिक रिससिटेशन में मरीज के रक्त प्रवाह यानी ब्लड प्रेशर और बॉडी के वाइटल ऑर्गन तक ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए कृत्रिम श्वास तथा चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है। यानी जो बच्चा होता है उसकी बाह्य इन्वायरमेंट में स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, अबगार स्कोर किया जाता है जन्म के 1 मिनट बाद, जिसकी जो मिनिमम स्कोरिंग होती है वो 0 होती है तो और मैक्सिमम स्कोर 10 होती है। यदि अबगार स्कोर का मान 4 से कम है तो उसे विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसे अपन नियोनेटल रिससिटेशन के नाम से जानते हैं, नियोनेटल रिससिटेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मरीज होता है यानी पेशेंट होता है यानी बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसके ब्लड प्रेशर यानी चाइल्ड के ब्लड प्रेशर और बॉडी के वाइटल ऑर्गन तक ऑक्सीजन सप्लाई यानी चाइल्ड के ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए कृत्रिम श्वास यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एवं चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है। यानी जो पीडियाट्रिक रिससिटेशन की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, वाइटल ऑर्गन तक ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन TABC ऑफ रिससिटेशन, यानी रिससिटेशन की प्रोसेस होती है, यानी रिससिटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें TABC का प्रयोग किया जाता है। यानी अब क्या है ये TABC फॉर्मूला, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो T का मतलब होता है टेम्परेचर, A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब होता है ब्रीथिंग और C का मतलब होता है सर्कुलेशन। यानी T मीन्स मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, A का मतलब होता है स्टेबलिज्म इन ओपन एयरवे, B का मतलब होता है मेंटेन ब्रीथिंग, C का मतलब होता है मेंटेन सर्कुलेशन। अब इन सभी चीज़ों को मेंटेन करना होता है किसमें, रिससिटेशन की प्रक्रिया में, जिसे अपन याद रखने के लिए TABC कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मेंटेन करते हैं टेम्परेचर, यानी जो चाइल्ड होएगा तो उसका अबगार स्कोर 4 से कम है तो उसे विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता हुई है, जिसे अपन नियोनेटल रिससिटेशन कहते हैं। तो वो देते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन 2 चीज़ें करते हैं। क्या, एक तो ड्राई द बॉडी क्विकली, यानी जो पेशेंट होता है चाइल्ड होता है उसकी स्किन को ड्राई करेंगे यानी सुखाएंगे। ठीक है, दूसरा है वार्म इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट होता है उसको गर्म इन्वायरमेंट रखेंगे ताकि हाइपोथर्मिया की कंडीशंस वहाँ पर ना हो, जिससे और टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो जाए। इसलिए ये दोनों चीज़ें करते हैं, एक तो ड्राई द बॉडी क्विकली, दूसरा था वार्म इन्वायरमेंट। अब सेकंड है स्टेब्लिश एन ओपन एयरवे, यानी ओपन एयरवे, यानी जो एयरवे होता है उसको ओपन करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो सबसे पहला है पोजीशन द इन्फेंट, यानी जो बच्चे की स्थिति है वो ज़रूरी है कि बच्चे कौन सी कंडीशन में है। दूसरा है सक्शन माउथ एंड नोज, यानी मुख और नाक का सक्शन करेंगे यानी साफ करेंगे, स्वच्छ करेंगे, क्लीन करेंगे, जिसके द्वारा एयरवे यानी एयरवे साफ हो जाए और एयर अंदर जा सके। ओके, दूसरा था ईटी इंटूबेशन इफ़ नीडेड टू इंश्योर ओपन एयरवे, यानी
एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंटूबेशन करेंगे, यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाएंगे यदि ज़रूरत होगी, यानी ओपन करने की, यानी एयरवे को ओपन करने की ज़रूरत रहती है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज़ करेंगे, जिसके द्वारा एयरवे ओपन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीथिंग की, यानी मेंटेन ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग किस प्रकार से मेंटेन की जाए चाइल्ड में, ताकि वो सांस ले सके। तो सबसे पहले करेंगे अपन टेक्टाइल स्टिमुलेशन, यानी टेक्टाइल का मतलब होता है स्पर्श, स्टिमुलेशन का मतलब होता है उद्दीपन करना, यानी बच्चे के हाथ, पैर, पाम आदि को स्पर्श किया जाता है या रबिंग की जाती है, टच किया जाता है, जिससे ब्रीथिंग जो बच्चा रहता है वो ब्रीथिंग करने के लिए स्टिमुलेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी PPV, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन व्हेन नेसेसरी, बैग मास्क एंड ET ट्यूब के द्वारा जो वेंटिलेशन होता है, यानी जो वेंटिलेशन होता है उसका पॉजिटिव प्रेशर, यानी वेंटिलेशन का उपयोग करेंगे अपन काय को, ब्रीथिंग, यानी सांस देने के लिए, यानी बच्चों को, चाइल्ड को सांस देने के लिए वेंटिलेशन का उपयोग किया जाता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन PPV व्हेन नेसेसरी। अब इस जो वेंटिलेशन के द्वारा जो हवा दी जाती है, एयर दी जाती है, वो बैग के माध्यम से, एम्बू बैग जिसे बोला जाता है, दूसरा था मास्क के द्वारा, या ET ट्यूब यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा दी जा सकती है हवा को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मेंटेन सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन किए जाते हैं। दूसरा आता है मेडिकेशंस का भी उपयोग किया जाता है, यानी चेस्ट कंप्रेशन बहुत ही मोस्ट है। अब जो रिससिटेशन की प्रक्रिया होती है उसमें चेस्ट कंप्रेशन का ही एक बहुत ही ज़रूरी रोल होता है। अब जो न्यू टेक्निक आई है रिससिटेशन की, उसमें सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले सर्कु चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है, CAB फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। चेस्ट कंप्रेशन सबसे पहले किया जाता है, क्यों, सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए। दूसरा आता है एयरवे को क्लीन किया जाता है। उसके बाद ब्रीथिंग को चेक किया जाता है और ब्रीथिंग अप्लाई की जाती है। ठीक है, यानी कृत्रिम श्वास दी जाती है। ठीक है, यानी CAB का यूज़ किया जाता है न्यू टेक्निक के द्वारा। अब बात करते हैं इसकी प्रोसीजर के बारे में, यानी जो नियोनेटल रिससिटेशन होता है तो उसकी प्रोसीजर के बारे में अपन बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स का अपन फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो क्या है फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले बच्चे का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं। यदि बच्चा अनकॉन्शियस है तो सहायता के लिए मेडिकल सर्विस को बुलाते हैं, यानी सबसे पहले बच्चों के कॉन्शियसनेस को देखते हैं, यानी बच्चे जागरूक अवस्था में है या नहीं है। फिर यदि बच्चा अनकॉन्शियस है तो मेडिकल सर्विस को सहायता के लिए बुलाते हैं। ठीक है, दूसरा है सर्कुलेशन को असेस करते हैं, यानी वो मैंने बताया था अभी, CAB का उपयोग करते हैं नवीनतम रिससिटेशन के अंतर्गत। CAB यानी पहले सर्कुलेशन, फिर एयरवे, फिर ब्रीथिंग। ठीक है, तो उसे याद रखना है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सर्कुलेशन को असेस करते हैं। इसके लिए 10 सेकंड तक बच्चों में ब्रांचियल पल्स को असेस करते हैं, यानी ब्रांचियल पल्स होती है उसको असेस किया जाता है, कितने, 10 सेकंड तक सर्कुलेशन को चेक करने के लिए। थर्ड है, सर्कुलेशन के बाद एयरवे को असेस किया जाता है। सर्कुलेशन के बाद क्या किया जाता है, एयरवे को असेस किया जाता है। यदि एयरवे को सक्शनिंग के द्वारा साफ किया जाता है, जो एयरवे होता है उसे सक्शनिंग के द्वारा साफ किया जाता है। और जो सक्शनिंग होती है पहले मुंह से तथा बाद में नाक से करनी चाहिए, यानी सक्शनिंग की प्रक्रिया होती है एयरवे को साफ करने के लिए, तो सबसे पहले मुंह को साफ करना चाहिए उसके द्वारा, और फिर नाक को साफ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एयरवे यदि साफ है तो उसके बाद श्वासन यानी ब्रीथिंग की जांच की जाती है, एयरवे यदि साफ है तो ब्रीथिंग की जांच की जाती है। वही हुआ, सबसे पहले अपन ने वो सर्कुलेशन को असेस किया, फिर अपन ने एयरवे देखा, फिर अपन ब्रीथिंग की जांच कर रहे हैं, यानी CAB का उपयोग किया जाता है नवीनतम प्रणाली के अनुसार। तो एयरवे यदि साफ है तो उसके बाद ब्रीथिंग की जांच की जाती है। अब 5 वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिससिटेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं, यानी जो रिससिटेशन की प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं। अगर राहत कार्यकर्ता, जिसे अपन रेस्क्यूअर बोलते हैं, एक है तो 30 कंप्रेशन एक दिए जाते हैं तथा 2 बार श्वास दी जाती है। ठीक है,
और यदि रेस्क्यूअर 2 है यानी राहत कार्यकर्ता की संख्या कितनी है 2 है तो 15 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 बार श्वास दी जाती है। इस तरह साइकिल चलती है, ठीक है। यानी जो रिससिटेशन की प्रक्रिया होती है में सबसे पहले क्या किया जाता है, चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है। अगर एक रेस्क्यूअर यानी राहत कार्यकर्ता एक है तो 30 कंप्रेशन दिए जाते हैं, और यदि 2 है यानी रेस्क्यूअर 2 है तो 15 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 2 बार श्वास दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे को चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए समतल धरातल पर लेटाना चाहिए। यानी चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए क्या करते हैं, समतल धरातल पर लेटाना चाहिए। कौन सी पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन दी जाती है। इसके दौरान क्या दी जाती है, सुपाइन यानी सीधी लेटी हुई व्यवस्था दी जाती है, तथा उसको हेड टिल चिन लेफ्ट की स्थिति में भी रखना चाहिए, ठीक है। हेड टिल चिन लेफ्ट की स्थिति में भी रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है, पहले 5 साइकिल के बाद कैरोटिड पल्स को असेस करना चाहिए। ये क्यों, सर्कुलेशन को असेस करने के लिए कि उसमें प्रेशर या ब्लड आया है या नहीं आया है, या ब्लड बह रहा है, कितनी ज़ोर से बह रहा है, उन सभी के बारे में ठीक जानने के लिए क्या करेंगे, पहले 5 साइकिल के बाद कैरोटिड पल्स को असेस करना चाहिए तथा बाद में हर कुछ मिनट के बाद असेस करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके दौरान क्या करते हैं, जो कैरोटिड पल्स होती है उसको जो हमारी गर्दन के दोनों तरफ होती है उसमें से अपन एक ही तरफ की कैरोटिड पल्स को असेस करते हैं, दोनों तरफ को नहीं करते हैं, और कैरोटिड पल्स को ज़ोर से नहीं दबाया जाता है, ओके। अब कैरोटिड पल्स भी असेस कर ली है, तो अब बात करते हैं अब नेक्स्ट 8वें नंबर पर, नवजात शिशुओं में चेस्ट कंप्रेशन मिडल और इंडेक्स फिंगर के द्वारा। यानी जो चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए क्या किया जाता है, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का यूज़ किया जाता है, तो के द्वारा 0.5 से 1 इंच गहराई तक 1 मिनट में लगभग 100 बार दिया जाता है। चेस्ट कंप्रेशन होता है जो मिडल और इंडेक्स फिंगर की सहायता से 0.5 से 1 इंच गहराई तक 1 मिनट में लगभग 100 बार तक दिया जाता है, ओके। अब ये नवजात शिशु हो गए यानी नियोनेटल चाइल्ड हो गए। उसके बाद बच्चों में यह मध्यमा या तर्जनी उंगली, जिसे अपन मिडल और इंडेक्स फिंगर कहते हैं, मध्यमा और तर्जनी उंगली से 1 से 1.5 इंच तक 80-100 बार प्रति मिनट की दर से दबाया जाता है। नियोनेटल में अपन ने 100 बार दबाया था, ठीक है, और जिसकी गहराई थी 0.5 से लेकर 1 इंच तक। और वहीं बच्चों में क्या करते हैं, मिडल और इंडेक्स फिंगर से 1 से लेकर 1.5 इंच तक 80 से 100 बार प्रति मिनट की दर से दबाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें नंबर की यानी सेकंड लास्ट पॉइंट की। इस दौरान बच्चे को गर्म वातावरण में रखना चाहिए, यानी वार्म इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, ताकि बच्चे में हाइपोथर्मिया की स्थिति उत्पन्न ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, यदि बच्चे का श्वास तथा रक्त प्रवाह स्थापित हो गया हो, यानी बच्चा सांस लेने लग गया हो, ब्रीथिंग स्थापित हो गई हो और ब्लड प्रेशर भी स्थापित हो गया है, तो चेस्ट कंप्रेशन को रोक दिया जाता है। यानी बच्चा अब क्या हो रहा है, जो ब्राइन इन्वायरमेंट है उसमें स्थापित हो गया है, यानी उसमें ठीक प्रकार से कंफर्टेबल हो गया है, सूटेबल हो गया है, तो चेस्ट कंप्रेशन को रोक देना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।